हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कोलराश लॉ एंड आपका रेजिस्टेंस। इन सब के लिंक्स जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आयनाइजेशन, इन्होंने क्या बताया था? आयनाइजेशन के बारे में बताया था। किसके आयनाइजेशन के बारे में बताया था? इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो वाटर में डिसोसिएट करने के बाद वो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ आयंस व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन द वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये किसने बताई थी? अर्हेनियस साहब ने बताई थी, ठीक है। तो क्या है इसमें? आयनाइजेशन क्या होता है हमारा? स्प्लिटिंग ऑफ आयन, splitting of ion when an electrolyte dissolve in water, ठीक है। ये है स्प्लिटिंग हो जाती है आयंस की जब इलेक्ट्रोलाइट को हम किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में करते हैं। और वो किस किस में डिसॉल्व होता है? वो कैटायन और एनायन। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के अंदर क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। इसको हम कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कैटायंस है ये कैसे डिसोसिएट होता है हमारा मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग, अब के टाइम के अकॉर्डिंग, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है हमारा? वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, आयनिक फॉर्म में रहता है। वो कैटायन और एनायन की फॉर्म में वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, बट जैसे आप वाटर में उसको डिसोल्व करोगे वो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा आपका। मॉडर्न व्यू के अंदर क्या है हमारा? उसमें क्या है? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा और वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? ए पॉजिटिव प्लस में बी नेगेटिव। ये न्यू अप्रोच है, न्यू व्यू है। और पहले का क्या था हमारे पास? वो ए बी की फॉर्म में था। ए बी जो है वो ए पॉजिटिव प्लस में बी नेगेटिव की फॉर्म में क्या हो रहा था? डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा? जितने नंबर ऑफ कैटायंस हमारे बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे हमारे पास? एनायन बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैटायन किसके इक्वल रहेगा हमारा? नंबर ऑफ कैटायंस किसके इक्वल रहेंगे? नंबर ऑफ एनायंस के रहेंगे। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? उसकी वजह से जो कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, कंप्लीट जो हमारे पास हमने सॉल्यूशन बनाया वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा? इज न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? न्यूट्रल है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? नंबर ऑफ कैटायंस किसके इक्वल आ गए? नंबर ऑफ एनायन के इक्वल आ गए, ठीक है। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। कैटायन की क्या कोशिश रहती है? वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। कैटायन किसकी तरफ भागेंगे? अपोजिटली चार्ज आयन की तरफ, नेगेटिवली चार्ज आयन की तरफ। और एनायन किसकी तरफ भागेंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरफ, ठीक है। तो ये मूवमेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन होता रहता है। इसकी वजह से ही क्या होता है हमारा? करंट फ्लो होता है। इसकी वजह से ही क्या होती है? कंडक्टेंस होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सॉल्यूशन, towards oppositely charged ion, oppositely charged ion, ions, ठीक है। So these ion
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। नेक्स्ट क्या आता है, ये जो आयंस है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का हमें समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट आयनाइजेशन क्या होता है वो समझ आ गया। नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन के इक्वल आता है, ये समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा कंप्लीट है, ठीक है, कैटायन एनायन का प्रोसेस है, आयनाइजेशन का प्रोसेस, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ये एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, हमारा जो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, वो क्या करता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। ये एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। वो क्या होगा, हमारे अगर इक्विलिब्रियम आया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, और वो क्या है हमारा, k इज इक्वल टू ए पॉजिटिव प्लस में बी नेगेटिव टू गिव्स, सॉरी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी यहाँ पे, और कंसंट्रेशन टर्म को हमेशा हम थर्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद का बताती हूँ अभी आगे। ये हमारा क्या आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया है, के इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे हमारा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ऐसे ही हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हुए हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से, और अल्फा क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड इनटू आयंस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा हमारा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस रहेंगे। डाइल्यूशन पर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम और ज़्यादा वाटर ऐड करते जाएंगे, तो डाइल्यूशन पर क्या होगा, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा बढ़ता चला जाता है। हम जैसे जैसे डाइल्यूशन किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, द हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रहेगी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये रहेगी। और ये किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोलाइट की रहेगी। और ये किस पर डिपेंड करेगी, हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी अगर हम बोले तो, ठीक है। और ये जो है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, किसको बताती है, हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहचानने में भी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से है, HCl है, H2SO4 है हमारे पास, ठीक है। ये एसिड्स हैं आपके, बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, एसिड बेसिस और सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग है हमारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट
वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीट। ठीक है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या करेंगे हमारे, ये डिसोसिएट नहीं होंगे कंप्लीटली किसके अंदर, आयंस के अंदर, तो इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अभी आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अरहेनियस थ्योरी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अरहेनियस थ्योरी बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पढ़ना है हमें। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, नेचर ऑफ सोलवेंट। क्या है, नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट पर डिपेंड करता है। सोल्यूट जैसे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास। जैसे अभी मैंने आपको पहले लास्ट भी बताया था, HCl H2SO4 ये है। ठीक है, ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है हमारा आराम से, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। नेचर ऑफ सोल्यूट इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। और H2CO3 CH3COH ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेचर ऑफ सोलवेंट। सेकेंड क्या है, नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट में क्या होता है, नेचर ऑफ सोलवेंट के अंदर हमारे पास अगर हमने सॉलिड सोल्यूट लिया है तो सॉलिड सोल्यूट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की पावर हर एक सोलवेंट में नहीं होती है। तो वाटर एक ऐसा सोलवेंट है हमारा जिसको हम यूनिवर्सल सोलवेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम सब चीज़ें क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो वाटर क्या होता है, वाटर के अंदर सब चीज़ें डिसॉल्व हो जाती है। उसका एक रीज़न ये है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोलवेंट में क्या होगा, हमारे पास कुछ सॉलिड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की पावर हर एक सॉल्वेंट के अंदर नहीं होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर क्या करता है, हर एक उसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। हर एक सॉलिड सोल्यूट को क्या करता है, ईजिली डिसॉल्व कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन, वो 80 के अबाउट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो ईजिली डिसॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, या सिंपली कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है हमारी, कंसंट्रेशन मतलब हम तो डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी डाइल्यूशन क्या होती चली जाएगी, आपकी डाइल्यूशन डिक्रीज, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपकी जो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम होता चला जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब है जैसे ही कंसंट्रेशन आप किसकी तरफ गई है, ज़ीरो की तरफ गई है, तो डाइल्यूशन किसकी तरफ चला जाएगा, आपका डाइल्यूशन चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। और ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा
तो हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या है, यूनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है इसका। तो ये क्या है हमारे पास, इसका कंसंट्रेशन का इफेक्ट है किसके ऊपर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, एक तरफ हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमने सपोज NaCl ले लिया, उसमें हमने ज़्यादा NaCl डाल रखा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम उसको डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं तो डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हम उसकी कम करते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन कम, जितनी ज़्यादा कम करेंगे वो उतने ज़्यादा आयंस के अंदर टूटेगा, ठीक है। ये था नेचर ऑफ कंसंट्रेशन। फिर है हमारे पास टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये हमारे कुछ इफ़ेक्ट थे, कुछ पॉइंट्स थे जो क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक है मोस्ट कॉमन, वो क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है हमारा, कॉमन आयन इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई कॉमन आयन है हमारा, ठीक है। जब हम कोई भी हमारे पास है, सपोज H2S अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है और H2S के साथ साथ हमने HCl भी ले लिया, ठीक है, दोनों हमने कॉमन ले लिए, दो आयंस, दो हमने ले लिए इलेक्ट्रोलाइट, एक H2S ले लिया, एक HCl ले लिया। इसमें एक कॉमन आयन है जो क्या है, H पॉजिटिव है। इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, H पॉजिटिव है। इस H पॉजिटिव की कॉमन होने की वजह से जो H2S की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो H2S का डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो डिसोसिएशन क्यों डिक्रीज होगा, वो इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन आयन है। तो जब भी कोई कॉमन आयन किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में प्रेजेंट हो जाता है, इट सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन। वो क्या करता है, डिसोसिएशन के इफेक्ट को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। यही क्या है, हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। तो H2S और HCl जब हमने एक साथ लिए हैं तो इसमें H हमारा कॉमन आयन है, और इस कॉमन आयन की वजह से H जो है वो क्या हो जाएगी, उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर क्या है हमारा, ये किसके लिए होता है, इसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक मेथड होता है कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली थी। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, और इसमें आयनाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। वो क्या है हमारा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर ये जो है ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया होगा। ओसवाल्ड ने क्या किया है, ओसवाल्ड ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया का यूज़ किया है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया में क्या करते हैं, हम इनकी कंसंट्रेशंस को ऐसे कंसिडर करते हैं, हमारे पास सपोज ए पॉजिटिव प्लस में बी नेगेटिव, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है कुछ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। तो सी की कंसंट्रेशन ओसवाल्ड ने क्या मान लिया, सी मान लिया ओसवाल्ड साहब ने, और ये क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं दे रखी है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है, प्लस में बी नेगेटिव 0 मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, इनिशियली जो है वो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, हमारे पास सी थी। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मतलब जो अनडिसोसिएटेड आयन था वो अब डिसोसिएट हो गया है, तो एक टाइम पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम इसके अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, और क्या होगा हमारा कि और ज़्यादा जो है
ए बी जो है वो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव के अंदर नहीं जा पाएगा। यही तो इक्विलिब्रियम कहता है कि ये डिसोसिएट हो रहे हैं, आयंस में डिसोसिएट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, लेकिन एक टाइम पर क्या होंगे, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा इसके बीच में। तो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी, सी थी, और हमने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया है। तो एक टाइम के बाद ये कुछ बन गए हैं हमारे, तो ये कितने बन गए, सी अल्फा बन गए हैं। और ये क्या आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब हम लेंगे इक्विलिब्रियम पर, तब क्या हो जाएगा हमारा सी माइनस सी अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था, इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी थी, इसकी ये कुछ भी नहीं बना था, ये ना के बराबर था हमारा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब बन गया है हमारा रिएक्टेंट, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, डिसोसिएट हो गया, तो कितना डिसोसिएट हुआ है, सी अल्फा में डिसोसिएट हुआ है। तो जितना यहाँ पर डिसोसिएट हुआ है उतना ही हमारा रिएक्टेंट में से कम भी हुआ है। ठीक है, तो कम हुआ है तो क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास, के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सी माइनस में सी अल्फा। तो कितना आ जाएगा, सी से सी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा इसका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, के डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, के डी की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, के डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय में सी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको ज़्यादा मिलेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हम कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको 1 माना है तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय में सी आ जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो के डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आपका के डी का रिलेशन ये आया है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, एक क्या आया है हमारा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आया है। ठीक है, ये है। फिर क्या करना है आपको, जो ये सी है ये दो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये के डी आ गया, यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के डी बाय में सी। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ के डी बाय में सी, और इसको जब हम लिख सकते हैं तो अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय सी की। ये एक रिलेशन है जो क्या कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका 1 अपॉन सी के कंसंट्रेशन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, जब हम 1 बाई सी को वी मान लेते हैं, 1 बाई सी को हम वी मान लेते हैं, इसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जब हम कंसिडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बाई सी वी के इक्वल हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको ये इक्वेशंस दिख रही है इनमें आपको क्या करना है, 1 बाई सी की जगह क्या पुट करना है, वी पुट कर देना है। ठीक है, सपोज जैसे ये है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सी, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डी वी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज के डी वी। ठीक है, ये आ जाएगा।